जे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन सा? तो कल हम बात कर रहे थे कि एडजस्टेबल जो एडवांस है उसका आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि एडजस्टेबल एडवांस को इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो रेंट का पार्ट है। मिसाल के तौर पे साल का किराया 12 लाख, उसने का 2 महीने का किराया भी दे दो, तो अब फिर 2 किराए तो आपको माफ हो जाएंगे ना, क्योंकि वो आपने एडवांस में दे दिए। तो ऐसा चीज़ जो कि एडजस्ट हो जानी है उसको फिर इग्नोर करेंगे, और अगर आप रेंट पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास साल का किराया आ जाएगा। ओके, पेज नंबर 6, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स का हमने सवाल भी किया था इससे पिछली क्लास में, यानी एक लेक्चर 10 था, एक लेक्चर 9 था। लेक्चर 9 में हमने सवाल किया था, 2 बंदे इकट्ठे मिलके घर को ओन कर रहे थे। तो अगर 2 बंदे इकट्ठे मिलके घर को ओन कर रहे हो तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, हम ये देखा करेंगे कि दोनों का अलग अलग किराया मालूम हो सकता है या नहीं, यानी दोनों का अलग अलग हिस्सा मालूम हो सकता है या नहीं। अगर दोनों का अलग अलग हिस्सा मालूम हो सकता है, यानी एक का बिजनेस के अंदर शेयर 70% है, अगले का प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस 70% है, अगले का 30% है, तो उसका मतलब है इनके हिस्से अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते थे, तो हम इनको एओपी के तौर पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते थे, बल्कि शायद आपको याद हो हमने एग्जांपल 2 की थी कासिम और तलहा वाली, हम इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल लेते थे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो निकल आई 6675,000, इसको हमने तकसीम कर दिया था कासिम और तलहा के अंदर, यानी 75% एक को दे दें और 25% एक को दे दें, ये हमने किया था, याद होगा शायद आपको। ओके, इसी बेस के ऊपर ये डिस्कशन शुरू करते हैं। पेज नंबर 6 के वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, जब एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा बंदे ओन कर रहे हो, एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, और उनके शेयर्स हमें बताएं कि एक का कितना हिस्सा है और दूसरे का कितना हिस्सा है, एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, द पर्सन शैल नेवर बी असेस्ड एज एन एओपी। इनको एओपी नहीं समझा जाएगा, इनको एओपी नहीं समझा जाएगा। देखें एक छोटी सी एग्जांपल जो नीचे दी हुई है, एग्जांपल नंबर 1, Mr. A and B are joint owners of a house. They have provided the following details. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए की 60 और बी की 40 है। उन्होंने घर किराए पे इकट्ठे दिया है, कितना किराया कमाया? 30 लाख। 30 लाख में से जब रिपेयर अलाउंस माइनस कर देंगे 1/5, तो नेट कितना बच जाएगा? 24 लाख। किसी के पास नोट्स ना हो, नेट कितना बच जाएगा? 24 लाख। ये 24 लाख किस किस का है? अब अगर ये 24 लाख आप जाके देखें किसी सीरियल में एकदम, तो एक बड़ा रेट लगेगा इस पे, लेकिन हमने इसका हल क्या निकाला था कि 24 लाख डायरेक्ट किसी सीरियल में जाके देखें या इनको एओपी ना तस्वुर करें, इनको एओपी कंसिडर ना करें। जब कभी पार्टनर्स का हिस्सा मालूम हो कि किसका कितना हिस्सा है तो इनको एओपी कंसिडर। आप बताएं, एओपी ने 24 लाख कमाया या एक पार्टनर ने उसका 60% कमाया? इसलिए हम कहेंगे ये जो इनकम है एओपी की, ये एओपी नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल लोग हैं, और 24 लाख का 14,40,000 अपने टेबल में अलग से इसने देख के टैक्स निकाल लिया, और इसने अपने लिए टेबल में देख के अलग से टैक्स निकाल लिया। तो जब कभी 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे एक प्रॉपर्टी को मिलकर ओन कर रहे होंगे तो उनको एओपी तस्वुर, बल्कि समझा जाएगा कि जो भी उन्होंने मिल के कमाया है इसका 60-40 तकसीम कर दें। 60% पे कौन टैक्स देगा? ए, और 40% पे कौन टैक्स देगा? बी। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और
एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट, मालूम है, एंड एसरटेनेबल, यानी कि इजीली मालूम हो सकते हैं किसका कितना हिस्सा है। द पर्सन्स शैल नेवर बी असेस्ड एज एन, इनको इकट्ठे मिलके काम, लेकिन अगर ये बिजनेस शुरू कर दें ना, घर किराए पे ना दें, बिजनेस शुरू कर दें, वो फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के अंदर क्या करना है। फिलहाल इन दोनों ने इकट्ठे होकर बिजनेस शुरू किया या घर किराए पे दिया? घर किराए पे दिया। The persons shall never be assessed as an AOP in respect of the property. इनको AOP ना समझे, फिर क्या करें? And the हिस्सा of each person in income from shall be taxable in their and not as, इनको AOP तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि हर बंदा अपने हिस्से पे अलग टैक्स देगा। लेकिन ये सेक्शन बिजनेस के चैप्टर में नहीं लगेगा, इस बात का मतलब लिख लें। अगर ये इकट्ठे दुकान खोल लें तो फिर इनको EOP समझा जाएगा। अगर ये इन्होंने इकट्ठे दुकान खोली है या घर किराए पे दी है? छोटी छोटी बातें लिखते नहीं है, फिर पेपर के अंदर समझ नहीं आती, फिर कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं था, अगली दफा जरा सही तरह पढ़ेंगे। पता नहीं लिखते क्यों नहीं है। तो क्या लिखवा रहा हूं मैं? जो मैंने लिखवाया वो बोले। हाँ, अगर ये मिलके दुकान खोल लें तो फिर इनको EOP कंसिडर किया जाएगा। चैप्टर 12 में देखेंगे ये, तो फिर इनको EOP कंसिडर किया जाएगा। चैप्टर 12 में ये देखेंगे। ये पॉइंट 2 का मतलब है। अच्छा, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदे प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो और पता ना चल रहा हो किसका कितना हिस्सा है, यानी मियाँ और बीवी ने मिलके एक घर लिया, अब मियाँ बीवी से पूछ रहे तेरा कितना हिस्सा, बीवी शर्मा के, मैं कैसे बताऊं, सब आपके है, शोहर के नहीं, सब आपके है। अब दो ओनर हैं, लेकिन अब शर्मा के जब प्रॉपर्टी उनके नाम लगी, तो जब आप दफ्तर में गए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो पता चला प्रॉपर्टी दोनों के नाम है। अब दोनों शर्मा के एक दूसरे को बता नहीं रहे मेरा कितना हिस्सा है, तुम्हारा कितना हिस्सा है। तो अब मजबूरी में इन दोनों को क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? EOP, क्योंकि इनका हिस्सा अलग अलग नहीं हो सकता। हालांकि इन्होंने घर किराए पे दिया हुआ है, मैंने क्या, अगर घर किराए पे दिया हुआ है तो EOP कंसिडर नहीं करना, बल्कि दोनों का हिस्सा अलग अलग। लेकिन अगर हिस्सा मालूम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर इनको EOP कंसिडर करेंगे। डन? Where any property chargeable under the section 15 is owned by 2 or more, जब एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा बंदे ओन कर रहे हो, and their respective shares in that property are not definite and, और उनका हिस्सा मालूम ना हो रहा हो, the property will be considered as jointly owned by an, तो समझाएगा दोनों ओन करें, and taxable income and tax payable will be computed as per principles of taxation of, ये किस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ AOP। चैप्टर 12 में जब जाएंगे तब ये बुनियादी असूल पढ़ेंगे कि टैक्स लगाने के क्या बुनियादी असूल हैं। अगर कोई बंदा क्या समझ लिया जाए, इकट्ठा, अलग अलग नहीं, इकट्ठा, यानी AOP समझ लिया जाए। कॉलर, मैं भी फिर कॉलर सुनाता हूँ, उनको बता दो बैठे बैठे मैं CA कर रहा हूँ, उठाओ, मैं CA कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आगे चलें। अब मुझे ये बताएं, अबू वॉइस नोट भेजते हैं व्हाट्सएप पे? भेजते रहते हैं, पता नहीं भेजेंगे या नहीं, नाराज हो गए। अच्छा चलो करो कॉल, अगर नाराजगी का डर है तो जाओ, फिर हम क्या कह सकते हैं। तो जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा बंदे प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हो और उनका हिस्सा पता हो,
उनको एओपी कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि इट इज टैक्सेबल इन देयर ऑन हैंड्स। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हैं और उनका हिस्सा मालूम, तो प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय, फिर दोनों ओन कर रहे हैं। और इन पे कौन से रूल लगेंगे? एओपी के रूल लगेंगे। बाकी एग्जाम नोट वगैरह ना पढ़ें, वो जब हम मौका आएगा तो पढ़ेंगे। ये था जी प्रॉपर्टी का चैप्टर। अच्छा जी, नहीं अगर और पढ़ने तो बता दें, हमारे सिलेबस में तो इतना ही है। अच्छा, तो अब मोहतरम इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनको हम देख लेते हैं। भाई ये इसको करो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज खुला था, ओके। अब मोहतरम कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको ज़रा हमने देखना है। किधर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर? क्या कहते हैं घर वाले? बबलू क्या हाल है? अच्छा जी, अच्छा कल हमने पढ़ा था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, ये जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है ना, ये अगर आपने कोई, ये खुद ही बनानी पड़ेगी, ये कहीं मिलेगी नहीं डायग्राम। अगर नॉन एडजस्टेबल, अभी मैं बनाने का टाइम दे दूंगा, अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आपको रिसीव हुई है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट वो कल पड़ी थी ना न्यूमेरिकल के अंदर, जिसको आपने किससे डिवाइड करना था? 10 से डिवाइड करना था। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अगर आपको रिसीव हुई है और आपने बिल्डिंग या फ्लैट किराए पे दिया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उस नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को इनकम में डालेंगे कितने, बिलाल को बुलाएं, इनकम में डालेंगे कितने सालों में? 10 सालों में। ये हमने पढ़ा था, उसको इनकम में कितने सालों में डालेंगे? 10 सालों में। एड इन इनकम इन 10 years अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हुई। लेकिन अगर फॉर लैंड रिसीव हुई, देखिए लैंड का किराया भी इनकम प्रॉपर्टी में जाता है, और लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है। देखिए प्रॉपर्टी के चैप्टर का स्कोप क्या है, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। प्रॉपर्टी के चैप्टर का स्कोप ये बता दें, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, मतलब बताएं जी। प्रॉपर्टी के चैप्टर का स्कोप क्या है? प्रॉपर्टी का चैप्टर कहता है आप खाली लैंड किराए पे दे दें तो भी आप क्या कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप घर किराए पे दे दें, फ्लैट किराए पे दे दें, हॉस्टल किराए पे दे दें, तो भी आप क्या कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कल के सवाल में आई थी 6 लाख अगेंस्ट बिल्डिंग, ये तस्वीर खींचे, तो हमने इसको कितने सालों में इनकम में डाला था? 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम में डाला था। लेकिन अगर आप लैंड किराए पे दें और लैंड किराए पे दे के आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आ जाए, तो इसके बारे में लॉ कहता है कोई मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रहा, इसलिए लोगों का कहना है कि इसको आप इनकम में फौरन ना डालें, कभी भी ना डालें। इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। अब नोट कर लें। एक मिनट, ये बाई को तस्वीर खींच लेने भाई, ये भी तस्वीर खींच लो, एक मिनट। चलो खींचो। खींच ली बिलाल? आपको कह रहा हूं, ये दोनों टाइप करवाएं जल्दी से। ये हम बुक में भी डाल देंगे टेबल, जिनके पास किताब है इसी चैप्टर के एंड उन पे देख लें, कहीं मैंने डाल दिया होगा ये टेबल। जब किताब आ जाए तो हम बुक में डाल देंगे। दोनों तस्वीरें खींच ली हैं?
चलें टाइप करवाएं, मैं जल्दी से भेजें। दूसरी एक सेकंड भाई, मादरत बच्चों। हाँ 2 पिक्चर्स ये टाइप करवा लें। अच्छा जी, इसकी वजह देख लें, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि हमने जो कल सेक्शन पढ़ा ना, सेक्शन 16, उसकी पहली लाइन पता क्या थी? वेयर द ओनर ऑफ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम टेनेंट। इसलिए कल मैंने आपको नोट नहीं पढ़ाया था, नोट लिखा हुआ था नीचे, नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन केस ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड गिवन ऑन रेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। क्योंकि यहां पे क्या लफ्ज लिखा था कल? बिल्डिंग। तो असूल बताएं क्या बना? अगर बिल्डिंग को किराए पे दें और वो किराएदार किराया भी दे और 6 लाख भी दे जो कल दिया था, तो 6 लाख को 10 से, अगर खाली लैंड को किराए पे दें, लैंड को किराए पे दे देते हैं आप लोग पार्किंग स्पेस के तौर पे, मैच वगैरह खेलने के लिए, अगर खाली लैंड को किराए पे दें तो लैंड का जो किराया आएगा 1-1 लाख रुपया हर महीने, हर साल का, वो तो इनकम में डालेंगे मिसाल के तौर पे, हर महीने का आ गया। लेकिन अगर लैंड की कोई सिक्योरिटी ली जिसे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कहा था, तो उसे टोटली पेपर में क्या कर देंगे? तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो सेक्शन 16 सिर्फ कब लगेगा? जब बिल्डिंग फ्लैट वगैरह किराए पे दें, और खाली लैंड अगर किराए पे दें। ओके, इसी तरह एक और बात। अच्छा, पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारे लॉ में इनकम्स कौन कौन सी हैं। जब आप बिल्डिंग किराए पे देते हैं ना, बिल्डिंग किराए पे देते हैं, तो बिल्डिंग का आपको क्या आता है? ये नई डायग्राम है। एक बिल्डिंग का आपको क्या आता है? रेंट। जब आप बिल्डिंग या फ्लैट किराए पे देते हैं तो आपको कभी कभी आती है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। कल के सवाल में 90,000 किराया था और 6 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल अमाउंट थी। और अगर बिल्डिंग बेचने का मुआहिदा कर लें और बाद में पता चले वो बिल्डिंग अगले को पसंद नहीं आई और आपने उसके इनिशियल डिपॉजिट पे कब्जा कर लिया, इसका नाम क्या था? तो बता दे, बिल्डिंग के किराए पे दे के मैक्सिमम मैं कितनी इनकम्स कमा सकता हूं? भाई सेकंड लास्ट रो में क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है? इधर देखो ना, बिल्डिंग को किराए पे देके मैं मैक्सिमम कितनी इनकम्स कमा सकता हूं? मैंने एक बंदे को बिल्डिंग किराए पे दी, मुझे हर महीने आ रहा है 90,000। मैंने उससे कहा मुझे सिक्योरिटी दो 6 लाख रुपया, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये हो गया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। एक और मेरा घर था, बिल्डिंग थी, एक और मेरा घर था या फ्लैट था या ऑफिस था या कोई भी बिल्डिंग थी, वो मैंने किराए पे नहीं दी, वो मैंने बेची। बेच के अगले को कहा करोड़ की बेची, उसने कहा 10 लाख अभी ले लो, बाकी बाद में। बाद में वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। आपने 10 लाख जब्त कर लिया, 10 लाख पे कब्जा कर लिया। ये 10 लाख भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। आपने जब रिपेयर अलाउंस लगाना है तो इन तीनों को जमा करके लगाना है। रिपेयर अलाउंस लगाना है जब आपने इन तीनों को, अगर आप बिल्डिंग या फ्लैट किराए पे दे दें तो आपने रिपेयर अलाउंस जो लगाना है इन तीनों को, रेंटेड आउट का लफ्ज जैसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, लेकिन लैंड रिपेयर नहीं होती। आपने लैंड किराए पे दी और किसी से किराया ले रहे हैं तो लैंड तो रिपेयर नहीं होगी। इसलिए आज भयानक बात सुने, उसे कहें अब फिगर ये फाइनल है, वो पिछली वाली। अगर आपने लैंड किराए पे दे, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, नोट करने का टाइम दिया, बात समझ गए? अगर आपने लैंड किराए पे दे दी तो लैंड किराए पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो है, लेकिन लैंड के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा। लैंड के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस। हां, अगर लैंड बेचने का आपने मुआहिदा किया कि 50 लाख की लैंड बेचता हूं, अगले ने आपको 5 लाख दिया और वो 5 लाख आपने जब्त कर लिया क्योंकि अगले ने कहा मुझे ये लैंड नहीं चाहिए, तो वो फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आपकी इनकम प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर भी रिपेयर अलाउंस माइनस। और लैंड का लैंड का आपको पता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो आ ही नहीं सकती। लैंड में तो नॉन एडजस्टेबल अभी भी नहीं पड़ा है। लैंड की नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का तो लॉ में कोई तस्वुर ही, तो सादा सी बात,
इन सारी बातों को अगर मैं इग्नोर करूं, ओए साडी डायग्राम फर्क, इन सारी बातों को अगर मैं इग्नोर करूं, लैंड से जो भी इनकम्स आ रही होंगी उनका रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करना, और बिल्डिंग से जो भी इनकम्स आ रही होंगी चाहे वो फॉरफिटेड डिपॉजिट ही क्यों ना हो। इन तीनों में फर्क क्या है वैसे? रेंट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट और फॉरफिटेड डिपॉजिट। बिल्डिंग किराए पे दे दी, किराया आ रहा है। बिल्डिंग किराए पे दी, कल 6 लाख रुपए आया था, और बिल्डिंग बेचने का मुआहिदा किया लेकिन बाद में बिल्डिंग पसंद, तो अगले का पैसा आपने जब्त कर लिया। इन सब पे रिपेयर अलाउंस निकाला करेंगे, इन सब पे रिपेयर अलाउंस अलाउड है। लेकिन कब रिपेयर अलाउंस अलाउड नहीं है? तो ये बातें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सादा सी बात याद रख लें। क्या? बिल्डिंग का बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्डिंग के बेचने की तो अभी हमने बात ही नहीं की। मैंने बात की है बिल्डिंग बेचने का मुआहिदा किया लेकिन वो पैसे एडवांस पकड़े, लेकिन वो बाद में खुद ही खा गए क्योंकि अगले बंदे ने कहा मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो रिपेयर अलाउंस किस केस में अलाउड होगा? लैंड के केस में अलाउ नहीं होगा, और बिल्डिंग के केस में कोई भी इनकम कमा रहे हैं, इन तीनों को जमा करके क्या निकाला करेंगे? रिपेयर अलाउंस। ठीक है, ये वाला दोनों में से जो भी आ गया ठीक है। ये एग्जांपल वन तो मैंने पहले कराई थी ना, नोट्स में भी पहले लिखी हुई है। डन। अच्छा जी, अब देखें, मिस्टर उमर प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल: लैंड rented out, rent rented out in current year, rent per month rupees 30,000, non adjustable advance rupees 6,30,000, building rented out in current year, rent per month rupees 40,000, non adjustable advance रुपीज 9 लाख। चलें जी, 2 मिनट में कैलकुलेट करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
सॉल्व करें प्रॉपर, एक आधे मिनट में नोट करें। जी नोट कर लिया क्वेश्चन, चलें सॉल्यूशन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जी भाई लैंड रेंट बताएं। 30,000 इंटू 12 व्हाट इज 3,60,000। लैंड नॉन एडजस्टेबल एडवांस, समझ आई ना? इसको 10 से डिवाइड नहीं करना, इससे कुछ भी नहीं करना। यही तो आज बताया है कि लैंड के केस में ये देखें, वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स, ओनर ऑफ लैंड में नहीं है ये। कितने लोगों ने ये जीरो लिखा था? इन लोगों ने इग्नोर कर दिया टोटली। इग्नोर नहीं करें, लिख के शो करें कि हम इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या आएगा? बिल्डिंग का रेंट बोलें 4,80,000। आगे क्या आएगा? किसका? बिल्डिंग का। नहीं, रिपेयर अलाउंस तो एंड पे एक ही दफा होगा ना, पहले सारी इनकम्स तो जमा करो ना। जी बोले 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 570। नहीं, टोटल ग्रैंड टोटल 9,30,000। ये आज नई चीज क्या पढ़ी कि लैंड के नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड करेंगे या बिल्डिंग के नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड? अब रिपेयर अलाउंस कैसे निकालें? सिर्फ बिल्डिंग वाली चीजों पे रिपेयर अलाउंस किस पे निकालें? सिर्फ ये नया स्यापा सवालों में शुरू हो गया। अभी तो पूरी, अभी याद है, अभी तक हम इस फिगर को पकड़ा करते थे, चल भाई लगा 1/5। याद है? छोटे को यही कहते थे, छोटे चल 1/5 लगा। इस फिगर को पकड़ के 1/5 लगाते थे। अब नया स्यापा शुरू हो गया। इसमें कुछ फिगरें किसकी पड़ी हैं? लैंड की, कुछ फिगरें बिल्डिंग की। तो फिर रिपेयर अलाउंस जरा अकल लगा के लगाना पड़ेगा। लेस रिपेयर अलाउंस, मैनुअल काम कर लें, मैनुअल काम मतलब जमा करें 4,80,000 जमा, जो भी जवाब आए इंटू 1/5। ये कितने लोगों ने सही किया था? हाथ खड़ा करें। 4,80,000 जमा 90,000। खाली बिल्डिंग की अमाउंट्स उठाएं, लैंड की अमाउंट्स पे नहीं लगाना रिपेयर अलाउंस।
हाँ जी, 114000 जी, 816000। इसकी भी तस्वीर भेजें, ये मुझे ही भेज दें। डन। तो बस उर्दू में भी दो बातें लिख लें। लैंड का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट हमेशा इग्नोर करना और लैंड का रिपेयर अलाउंस कभी भी नहीं निकालना। लैंड का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट हमेशा इग्नोर करनी है और लैंड का कभी भी रिपेयर अलाउंस नहीं निकालना। ये भी टाइप करवा लो। पहली डायग्राम में क्या सीखा था? लैंड का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इग्नोर करनी है। और दूसरी डायग्राम में क्या सीखा? लैंड पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। कोई किसी भी किस्म की फिगर हो लैंड की तो उस पर रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। तस्वीर खींच ली थी भाई? ओके क्वेश्चन 14। अच्छा, किताब के अब जो है ना, ये जो पेज 7 आ रहा है जहाँ से पास पेपर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इनसे ऊपर ऊपर हम कोशिश करेंगे किताब में यहाँ डायग्राम्स फिट कर दें। ठीक है, यहाँ पे करके एक नया सफ़ा डाल के ये डायग्राम्स डाल देंगे किताब में, ताकि आपके पास किताब जब आए तो वो डायग्राम्स बनी हो। ये एग्जाम्पल भी हो सका तो डाल देंगे। तो बस ये सवाल ढूंढें, पेज नंबर अब जो भी हैं ये सवाल ढूंढें। क्वेश्चन 14, अगर ये नोट्स हैं आपके पास फिर तो कोई मसला नहीं, जिनके पास किताब है क्वेश्चन नंबर 14 ढूंढ लें। तो हम एक लैंड को किराए पे देने लगे हैं। आप ऑन 1 जुलाई 2021 हमारा साल शुरू होने के पहले दिन फरूख ने बोरो किए हैं 80 लाख रुपए फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड। और क्या खरीदा इसने? लैंड खरीदी है इन हब इंडस्ट्रियल जोन फॉर ₹65 लाख। 65 लाख की इसने लैंड खरीदी है। उधार कितना लिया था इसने स्टार बैंक से? 80 लाख। लेकिन लैंड कितने की खरीदी? 65 लाख की। बाकी 15 लाख पता नहीं कहाँ यूज किया। इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द लोन इन अ बिजनेस विद हिज फ्रेंड। बाकी अपने दोस्त के साथ कोई कारोबार इसने शुरू कर दिया। तो मुझे बताएं कि टोटल लोन मैंने कितना लिया? 80 लाख का। उसमें से अपनी लैंड खरीदने के लिए कितना इस्तेमाल किया? और आपको पता है कि अगर लैंड और बिल्डिंग के लिए लोन लें, उस लोन पर इंटरेस्ट पे करें, तो वो इंटरेस्ट हमने पढ़ा है सेक्शन 15A में, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। याद है ना सेक्शन 15A में क्या क्या आता है? सेक्शन 15A में तो बहुत सी चीजें आती हैं। सेक्शन 15A आपको रिपेयर अलाउंस भी माइनस करने देता है। सेक्शन 15A आपको इस बात की भी इजाजत देता है कि आप इंश्योरेंस माइनस कर लें। सेक्शन 15A आपको इस बात की भी इजाजत देता है कि आप
प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह माइनस कर लें और पता नहीं क्या क्या माइनस कर लें। इंटरेस्ट ऑन लोन तो पॉइंट EFG में वैसे ही वो माइनस करने देता है। He invested rest of the loan in a business venture with his friend. बाकी उसने फ्रेंड के साथ किसी बिजनेस वेंचर में लगा दिया। The above loan carries interest at the rate of 12% per annum and is repayable in 8 equal quarterly installments starting from अगला साल। 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का इस सवाल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पेमेंट्स लोन वापस कब से होना शुरू होना है? अगले साल से। वैसे 8 इक्वल का मतलब है 80 लाख का लोन है तो 10 लाख की किस्त वापस होगी। कब वापस होगी 10 लाख की किस्त? अगले साल हर क्वार्टर में, हर 3-3 महीने बाद। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे साल तो लोन खड़ा रहा ना उसी तरह। लोन कब से वापस होना शुरू होने, इसलिए इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं है। बस लोन का इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए कितने परसेंट है? 12%। ऑन यकम अगस्त 21, जुलाई अगस्त, एक महीने बाद, क्योंकि यकम अगस्त पे खड़े हैं ना, एक महीने बाद फरूख ने डिसाइड कर दिया इस प्लॉट को बेचने का जुल्फिकार मोटर्स को फॉर 10 मिलियन। उसने कहा मैं ये प्लॉट बेचता हूं, इसी बंद करें। उसने कहा मैं ये प्लॉट बेचता हूं 10 मिलियन का, और उसके लिए उसने 10 मिलियन में से सिर्फ 5 लाख अभी एडवांस पकड़ लिया। 15 दिन बाद जब इंडिया आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को हुआ था, इंडिया 15 अगस्त को, 15 दिन बाद जब इंडिया आजाद हुआ, फरूख ने कब्जा कर लिया उसके डिपॉजिट पे क्योंकि जुल्फिकार मोटर ने कहा मुझे तेरी लैंड नहीं चाहिए। जी आप बता दें ये क्या है? ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नहीं है, ये क्या है? फॉरफिटेड डिपॉजिट। इसको भी हम इनकम में डालेंगे। क्लियर भाई? फॉरफिटेड डिपॉजिट को इनकम में डालना है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को नहीं डालना। आज फर्क समझे फॉरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट सिक्योरिटी टाइप फिगर होती है कि लैंड में तुम्हें किराए पे दे रहा हूं, कुछ सिक्योरिटी दो मुझे, और वो उसके बाद वापस करनी होती है। फॉरफिटेड डिपॉजिट तो कुछ और है। तो बताएं फॉरफिटेड डिपॉजिट पहले दिन पड़ा था जिस दिन लेक्चर शुरू हुए थे, और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कल पड़ी थी। क्या फर्क है दोनों में? जरा बताएं फॉरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में। फॉरफिटेड डिपॉजिट पहले दिन पड़ा था। फॉरफिटेड डिपॉजिट ये था कि आपने लैंड या बिल्डिंग बेचने का मुआहदा किया और बाद में जिसने चीज खरीदनी थी वो मुकर गया, इनकार कर गया, तो आपने उसके एडवांस पे कब्जा कर लिया। इस पैसे का क्या नाम था? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो ये है कि आपने कोई चीज किसी को किराए पे दी और आपको उससे किराया भी आया और एक अमाउंट भी आई सिक्योरिटी के तौर पे जो आपने उसको वापस करनी होती है। उसका नाम क्या रखा था कल? ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो नहीं है, ये क्या है? फॉरफिटेड डिपॉजिट। डाल दें इसको इनकम में। कितना डालें? 10 मिलियन डालें या 10 मिलियन का 5 लाख? कितने का बेचने का सोचा था? 10 मिलियन। उसमें से कितने पैसे आ गए थे? अगले ने इनकार कर दिया। अब बताएं कितने पैसे आए? 5 लाख को डालें इनकम में, ये आपकी इनकम है। भाई यही तो मैं बता रहा हूं, लैंड के केस में फॉरफिटेड डिपॉजिट ऐड होगा, लैंड के केस में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऐड नहीं होगी। यही तो मैं बता रहा हूं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट और फॉरफिटेड डिपॉजिट में मतलब देखें क्या डिफरेंस क्या है। फॉरफिटेड डिपॉजिट हमने पढ़ा था पेज 1 पे। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या था? रेंट में शामिल है फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। लैंड बेचने का आपने मुआहिदा किया या बिल्डिंग बेचने का मुआहिदा किया और अगले बंदा मुकर गया, आपने उसके एडवांस पे कब्जा कर लिया, ये रेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, इसलिए इसको मैं इनकम में डालूंगा। डोंट मिक्स इट विद नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो कुछ और है, वो तो हमने कल पढ़ी थी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट वो होती है कि आपने किसी को लैंड किराए पे दे दी, उसने कहा किराया भी ले लो हर महीने और थोड़ी सी सिक्योरिटी भी पकड़ लो, वो फिर आपने उसको वापस करनी है जब लैंड किराए का एग्रीमेंट खत्म होगा। जी हाथ खड़ा करें। समझ आ गई? किसने कहा था? समझ आ गई? कल का लेक्चर लिया था आपने? लिया था? तो फिर तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कल के लेक्चर में तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस की बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। ओके तो अभी आपने उर्दू में भी क्या फिक्रा लिखा है? उर्दू में जो 2 फिक्रे लिखे हैं वो क्या लिखे हैं?
लैंड का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इग्नोर करना है या फॉरफिटेड डिपॉजिट? भाई 3 अमाउंट्स होती है ना, रेंट होते हैं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होती है और फॉरफिटेड। लैंड में क्या इग्नोर करना है? बस ये उर्दू का फिक्रा लिखा है, लैंड में फॉरफिटेड डिपॉजिट तो इग्नोर नहीं करना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जी बोले। फॉरफिटेड डिपॉजिट, किसी के पैसे पे कब्जा कर लिया, बेचना क्या था? लैंड। कितना? 5 लाख। करना नोट कर ले, मेहरबानी। ये तो खुद भी टाइप हो सकता है, शाह साहब से भी करवा लेना, कोई मसला नहीं। फिलहाल उनसे डायग्राम जरा जल्दी बनवा दो मुझे। हाँ भाई नोट्स करवाओ, फाइनल करो। हाँ जी आगे चलें जी। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है? आपने चीज बेचनी थी और इनिशियल डिपॉजिट पे कब्जा कर लिया। और रेंट क्या होता है? किराए पे दे दी। और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या होता है? किराए पे देते हुए किराया भी लिया और कुछ सिक्योरिटी भी ली। ऑन यकम सितंबर अगस्त, एक महीना गुजरा ना, एक महीना, यानी यकम अगस्त को उससे डील की थी, 15 अगस्त को वो उसने कहा मैंने नहीं लेनी, तो फिर हम लेके बैठे। यकम सितंबर को फरूख ने सोचा यार ये बिक तो रही नहीं, जुल्फिकार मोटर को बेचने की कोशिश की थी, वो तो मोटर करा के चला गया, यानी उसने तो ली नहीं। अब हमने किसको दे दी किराए पे? हाँ, फरूख लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड। लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड की हेडिंग क्या बनेगी? रेंट ऑफ लैंड। उसने अब लैंड को किस पे दे दिया? किराए पे दे दिया। किसको किराए पे दिया? वो अपना आतिफ नहीं आता था, खालाजी रशीदा का बेटा, वो पिछली गली में रहता था, छत पे पतंग उड़ाता था, नीचे गिर गया था, हाथ दो, कोई ना। अच्छा, तो हमने अपने दोस्त को लैंड किराए पे दे दिया था, मंथली रेंट ऑफ 1,50,000। इधर आ जाओ। He received a non-adjustable advance of 2 lakh. Unadjustable means non-adjustable, यानी किराए पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सिक्योरिटी टाइप चीज है, वो जो कल वाली पड़ी थी। From Atif and paid 80,000 for leveling the ground. ग्राउंड का लेवल बनाना था ना, मतलब लेवल। एंड रुपीज 62,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉजिंग, यानी इंश्योरेंस करवाई कि पानी ना आ जाए और पानी जमीन में। और 1,40,000 अगेंस्ट। Farooq has also paid 25,000 to a firm of valuer. We determined that the सालाना rental value of property is 21,60,000। अब मुझे बताएं फरूख की जेब से किराया कमाने के लिए कौन कौन से खर्चे हुए? उसने एक तो ग्राउंड को लेवल करवाया, उसके बाद उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, फिर उसने कोई बंदा रखा हुआ रेंट कलेक्ट करने के लिए, और उसने एक फर्म ऑफ वैल्यूअर से वैल्यू लगवाई। उसने कहा एनुअल रेंट। अच्छा, ये तो आउटफ्लोज हैं ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किए। मेरे इनफ्लोज कौन कौन से हैं? मेरे इनफ्लोज ये हैं 5 लाख, 1.5 लाख पर मंथ और 2 लाख। ये मैंने इनफ्लोज अपने बताए आपको, मुझे आगे ये नहीं पता कि ये इनकम में जाने या नहीं जाने, वो अलग बहस है। वो अलग बहस है कि इनकम में जाने या नहीं जाने। मैंने आपको बताया मेरे पास इस साल 5 लाख रुपए आया, किसकी तरफ से? जुल्फिकार मोटर की तरफ से। किसकी तरफ से आया 5 लाख? जुल्फिकार मोटर। इससे हर महीने किराया कितना ले रहा हूं? 1.5 लाख। इसने सिक्योरिटी कितनी दी है? इस सारे को कमाने के लिए मेरे ये खर्चे हुए, और एक खर्चा ऊपर भी पड़ा हुआ है 12% इंटरेस्ट।
तो मैंने इनफ्लोज को ग्रीन से हाईलाइट कर दिया और आउटफ्लोज को स्काई ब्लू, उल्टा कर दिया। आउटफ्लोज को ग्रीन से हाईलाइट कर दिया और इनफ्लोज को स्काई ब्लू से। उल्टा बोल दिया। ग्रीन से मैंने आउटफ्लोज को हाईलाइट कर दिया और स्काई ब्लू इनफ्लोज। तो पहले क्या बोल रहे थे हम? 12% क्या? हाँ, ग्रीन करना था। ओके ओके, मैं कहूंगी। और 12% हमने इंटरेस्ट पे किया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सवाल में पढ़ के बताएं कि जो साल की एनुअल रेंटल वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू ली जा सकती है ना। फरूख ने 25,000 किसी लॉयर को पे किए जिसने कहा कि सालाना किराया तो प्लॉट का 21,60,000 है, ये सालाना किराया तो फेयर वैल्यू होगी ना। आप बता दें मैं 1.5 लाख रुपया लूं या 21,60,000 लूं? 1.5 लाख पर मंथ है और 21,60,000 पर 10 मंथ्स पर एनम है। अब ये फिगर महीने की है और वो फिगर साल की है, क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? अब मुझे बताएं क्या करूं, इस फिगर को भी महीने पे ले आऊं? लाने तो चेक कर लें, 21,60,000 डिवाइड बाय 12 180,000, या इस फिगर को महीने पे ले आए। अगर इस फिगर को आपने महीने पे नहीं लाना तो फिर इसको साल पे ना ले जाएं, क्योंकि हमने घर किराए पे दिया यकम सितंबर पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस फिगर को भी 10 महीने पे ले जाएं, इस फिगर को भी 10 महीने पे ले जाएं, ये भी चल सकता है। या फिर इसको पर मंथ कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं दोनों फिगर्स को किस पे लेके जा रहा हूं? 10 महीने पे। मैं 10 महीने पे लेके जा रहा हूं। रेंट लैंड हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट वैल्यू? एक्चुअल रेंट महीने का कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख मुझे कितने महीने आएगा? 10 महीने। क्या आ गया? 15 लाख। और मार्केट में मुझे कितना किराया आता? 21,60,000। ये कितने महीने का आता? 12 महीने का। अगर ये 12 महीने का है तो डिवाइड करें 12 से, तो कितने महीने का किराया आ जाएगा? 1 महीने का। और मल्टीप्लाई कर दें 10 से। आप बताएं एक्चुअल किराया मुझे कितना आया 10 महीने में? 15 लाख। और मार्केट का किराया कितना आ सकता है? इधर क्लास हो रही है एंड पे, इधर क्लास हो रही है। इधर ये मोबाइल उठाया किस लिए हुआ है? क्लास हो रही है ना। एक्चुअल किराया कितना है? 15 लाख। और फेयर मार्केट किराया व्हाट इज हायर? 18 लाख को इनकम में ऐड कर। ये हो गया जी लैंड का रेंट। ओके, अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या लिखा हुआ है। फरूख लेटर प्लॉट ऑफ लैंड टू स्पेंड मंथली रेंटल ऑफ 1.5 लाख ऑन यकम सितंबर। सॉरी, ही रिसीव्ड नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ। नॉन एडजस्टेबल एडवांस की जो डायग्राम बनाई है हमने सुबह सुबह आते ही, उस डायग्राम में हमने क्या सीखा है कि लैंड के केस में
नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को आपने हम की इनको में ऐड, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव हो फॉर लैंड, तो उसको नॉट टैक्सेबल। तो आप बोलें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट एडवांस किसकी मद में आया? लैंड की मद में, 0। टोटल हो गया 23 लाख। अब खर्चे माइनस करना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ये जिस तरह मैंने बोला एज इट इज। ओके, सॉरी, मैं वॉइस नोट भेजता हूँ, आप लोग मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। इसी तरह होता है कि रास्ते में जाते हुए बंदा वॉइस नोट पे अस्सलाम वालेकुम कह रहा होता है, अगला बंदा उधर से गुजरता है वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टोटल कितना हो गया? 23 लाख। आप बता दें कौन सा खर्चा हमेशा माइनस करना ही करना होता है? रिपेयर अलाउंस। लेकिन रिपेयर अलाउंस लैंड लैंड लैंड, तो इसलिए रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन लिख दें लेस रिपेयर अलाउंस, ठीक, 0। हर गाय इधर आए, यानी इधर देखें, समझ आ गया? नेक्स्ट। अच्छा भैया, बहुत से खर्चे हैं जो हमने माइनस करने हैं। सवाल में खर्चों की बारात है, आज जुमेरात है, बबलू की बारात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम अपने जिंदगी में कब पढ़ा है? सुबह पढ़ा है, माशाल्लाह। तो पढ़ने वाले लोग हैं सारे। कोई है जो इस सेशन में साथ साथ पढ़ा है? 11वां लेक्चर हो गया आज। 6 लोग, 7, 10, 12 लोग इस सेशन में साथ साथ पढ़े हैं, माशाल्लाह। कितने दिन तक पढ़ेंगे इस तरह? 15 लेक्चर तक। अच्छा, और आखिरी लेक्चर तक? माशाल्लाह। पहले 11 में तो हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, किए? चलो फिर ठीक है। कंजूस को क्या कहते हैं? मक्खी चूस। सेक्शन 15A बहुत ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। सेक्शन 15A पेज नंबर 3 पर ये कहते हैं अगर तुमने कोई एसेट किराए पे दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में तुम यानी लैंड बिल्डिंग किराए पे दिए तो रिपेयर अलाउंस माइनस करोगे। लेकिन इन केस ऑफ बिल्डिंग, ये तो हमने पढ़ लिया, किसके केस में रिपेयर अलाउंस माइनस होगा माय ब्रो? सिर्फ बिल्डिंग के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस होगा, और किसी एक केस में रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा। इंशो अप इंशो इंश्योरेंस एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत है। ओ, ये भी बिल्डिंग के केस में। अंजुम, आज क्या हो रहा? ये बिल्डिंग जगह जगह लिखा हुआ था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। वही तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी सिर्फ किस केस में माइनस करने की इजाजत है? बिल्डिंग के केस में। ऐसा ऐसा साथ वाले नोट्स निकालने लग गया, कहते हैं यकीन नहीं आ रहा, मैं अपने नोट्स में देख लूं कहां कहां बिल्डिंग लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, रिपेयर अलाउंस सिर्फ कब माइनस करने की इजाजत होगी? बिल्डिंग केस में। वो देखे ना लिखा हुआ, इंस्पेक्टर ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग।
इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ कब माइनस करने की इजाजत होगी? बाकी कहीं बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ माय ब्रो, बाकी कहीं बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ। बाकी खर्चे खुल्लम खुल्ला माइनस करें। बाकी खर्चे क्या यार, इसको ऑफ कराओ, ये माइक्रोसॉफ्ट है जी। हाँ, ओके। नेक्स्ट इज लोकल रेट, लोकल टैक्सेस, लोकल चार्ज गवर्नमेंट को आप पे करें, कोई नहीं, माइनस करने की इजाजत है। ग्राउंड रेंट पे करें, माइनस करने की इजाजत है। इंटरेस्ट ऑन लोन पॉइंट EFG में पे करें, माइनस करने की इजाजत है। अगर आपने प्रॉपर्टी मोर्टगेज कराई हुई है तो इंटरेस्ट पे करें, यानी आपने प्रॉपर्टी को, डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रखवा के इंटरेस्ट पे करें। एनी एक्सपेंडिचर पेड, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये वो जो रेंट कलेक्शन चार्जेस वगैरह। लीगल चार्जेस सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब आप लॉयर को पे करें, और लॉयर को पे इसलिए करेंगे या तो प्रॉपर्टी का कोई केस कोर्ट में चला गया, या प्रॉपर्टी के किराए का कोई केस कोर्ट में चला गया, और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, यानी कोर्ट में कोई केस गया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी के बारे में है, चाहे वो प्रॉपर्टी के किराए के बारे में। नेक्स्ट, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज रिकवरेबल, और जब आपको लगे कि बैड डेट रिकवरेबल है तो बैड डेट को भी खर्चे में डाल दें। आप बताएं, ये जो सेक्शन है कंजूस मक्खी चूस, ये सेक्शन क्या कहता है, कब कब खर्चा माइनस करने की इजाजत है? ये सेक्शन क्या कहता है, कब कब खर्चा माइनस करने की इजाजत है? बोलें, मैं बता देता हूं। रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है इन केस ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने की इजाजत है इन केस ऑफ लैंड की इंश्योरेंस को ये नहीं मानता। टैक्सेस वगैरह आप पे करें, ग्राउंड रेंट पे करें, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करें, रेंट कलेक्शन चार्जेस पे करें, लीगल चार्जेस पे करें, लॉयर को माइनस करने की इजाजत है, बैड डेट माइनस करने की। अगर इसके अलावा कोई आप खर्चा करें तो सेक्शन 15A कहता है सॉरी, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो मेरे भाई सेक्शन 15A बहुत कंजूस है। सेक्शन 15A बहुत, ये खुल्लम खुल्ला खर्चे माइनस करने की इजाजत देते हैं या कंजूसी से? कंजूसी से। अब पढ़ लें आप खर्चे जो जो हैं, और सेक्शन 15A का देखें, ये पॉइंट 1 A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, अबे ग्राउंड लेवलिंग कहां डालेंगे? खर्चे में कौन सा खर्चा बताओ, पॉइंट कौन सा वाला लगेगा? ग्राउंड लेवलिंग। ग्राउंड लेवलिंग माइनस नहीं हो सकेगा, मैं क्या करूं? कंधे को ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करके ऐसे ऊपर उठाएं थोड़ा सा, राइट वाला भी लेफ्ट इकट्ठे, और ऐसे करें। अब ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस होंगे या नहीं माइनस होंगे? क्यों नहीं माइनस होंगे? सेक्शन 15A में आ ही नहीं रहे कहीं ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस। ग्राउंड को लेवल कर रहा है, लेवल 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 कर दे रहा। अगला बोले, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत है, लेकिन किसके केस में? ये तो क्या है, 1,40,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, इसमें कोई मसला नहीं। अंजुम वो लोअर ऑफ कर लेंगे, वो मुझे पता है, आपको पता है कि मुझे पता है, आपको पता है। ये जो वैल्यूअर को 25,000 दिए कि एनुअल रेंटल वैल्यू निकाले, ये भी कहीं माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर लॉयर को दिए होते कि किसी शहजादे ने आगे कह दिया लैंड मेरी, तो फिर आपको कोर्ट केस में करते, फिर और बात थी। वैल्यूअर को पैसे देना तो कहीं भी नहीं है। तो जिंदगी ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां हमने ये सीखा कि सेक्शन 15A बहुत कंजूस है, और किसी भी खर्चे को सिर्फ उस वक्त माइनस करने की इजाज़त है ख़वातीन और हज़रात जिस वक्त वो खर्चा सेक्शन 15A की लिस्ट में दिया हो, और अगर वो खर्चा सेक्शन 15A की लिस्ट में नहीं दिया गया होगा तो फिर हम उसको माइनस नहीं करेंगे। और आज के सवाल में ऐसे खर्चों की भरमार है जो कि हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सेक्शन 15A की लिस्ट में
नहीं आ रहे, ऐलान खत्म हुआ। अच्छा चलिए हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस कितने हैं? 80,000। ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस कितने हैं? सेक्शन 15A में नजर कहीं नहीं आ रहे। ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस जी इधर लिखना जरूरी है, इसलिए हम लिख रहे हैं। चलें आगे। चचा ने चची को चांदनी चौक में चांदनी के चम्मच से आइसक्रीम खिलाई। जमाना बदल गया। ओके। इंश्योरेंस तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन चचा चची को लेके गए थे, तू क्यों देख रहा था उधर? आपको कैसे पता चला ये क्या हुआ है? बोल रहे थे चटनी चटाई, हद होगी। चचा चची ने तो छाड़ दिया, जान दो उन्होंने। ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ किसके केस में माइनस करने की इजाजत है? बिल्डिंग के केस में। और ये क्या है? इंश्योरेंस 0। You are khanging like anything. Don't khang in class. We have separate session for khang. Full stop. As insurance premium against risk of damage or destruction by water lodging. And 1,40,000 against the rent collection charges. Rent collection charges कोई मसला नहीं, वो माइनस करें लोअर ऑफ करके। Less rent collection charges. Lower off. एक्चुअल रेंट तो पहले लिख लें, दोपहर के बाद बुलवाते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस 1,40,000। या 4% इस पूरी फिगर को ले लिया करना है, 4% की टेंशन नहीं लेनी, ऊपर जो मर्जी पढ़ाओ। 4% ऑफ 23 लाख 92,000। इन दोनों में से दिखने में कौन सा लोअर लग रहा है और हकीकत में कौन सा लोअर है? दैट्स नाइस। बाहर ले जाइए इसको। पुत्र बाहर आ। नहीं अभी डालना है पुत्र, बाहर ले जाइए भाई इसको। 92,000। The niche are coming like anything in this class. Whole Muslim town के niche comes to this campus. 92,000. Okay. देख लियो ऊपर, गार्डर कहते हैं उसको। आगे चलें। अच्छा पेड़ ये 25,000 को चाचू ने लेके जाना है, वो चची को चचड़ी नहीं चाहते, नहीं उन्होंने भी कुछ करना है तो लिखना था ना। अच्छा ये आपने किसी भी वैल्यूअर को पैसे दे दिए वैल्यू लगवाने के लिए, तो ये लॉयर को पैसे नहीं दिया आपने। तो एक था रिपेयर माइनस कर लें, रिपेयर अलाउंस। एक था इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर लें। एक है ग्राउंड रेंट माइनस कर लें। एक है आप रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस कर लें। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लें। एक है आप बैड डेट माइनस कर लें। इसके अलावा तो कोई खर्चे नहीं माइनस हो सकते ना। तो ये उन खर्चों की लिस्ट में आ ही नहीं रहा। तो जब सेक्शन 15A में हमें आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हम इस खर्चे को खर्चा होने के बावजूद भी माइनस नहीं करेंगे। क्या नाम है इस खर्चे का? प्रोफेशनल फीस पेड टू लॉयर। नहीं लॉयर नहीं, कंसल्टेंट, जिसने वैल्यू निकाल के दी प्रॉपर्टी। सुबह से बारिश हो रही है कि इंग्लिश बताओ? इट हैज बीन रेनिंग सिंस। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं ओके अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, यानी लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है।
अच्छा जी, now we are supposed to calculate interest on loan. Okay, what is the loan? What is the amount of loan? 8 million. What is the interest rate? 12%. What is the date on which I have obtained the loan? इधर देखिए ना, इधर क्लास हो रही है. What is the date on which I have obtained the loan? So that's why I will calculate the interest for whole of the year. On the face of it, अभी तक मुझे लग रहा है मैं whole of the year का इंटरेस्ट निकालूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक मुझे लग रहा है मैं पूरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, क्योंकि मैंने लोन तो कब ले लिया था? यकम जुलाई 2000. भाई बैंक को आप ये इंटरेस्ट पे करेंगे 8 मिलियन इंटू 12%. बैंक को आप ये इंटरेस्ट पे करेंगे. इससे कोई डिसएग्री कर रहा है तो बता दें. बैंक से लोन कब लिया था? यकम जुलाई को. बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना है? बैंक से कितना लोन लिया था? तो बैंक को ये इंटरेस्ट पे करेंगे 8 मिलियन इंटू 12%. लेकिन मैंने 8 मिलियन पूरा इस्तेमाल किया इनकम होम प्रॉपर्टी कमाने के लिए या 65 लाख? तो बेहतर है कि आप 65 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करें, क्योंकि बाकी लोन तो बिजनेस में, सॉरी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुआ ही नहीं. बाकी लोन तो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो गया? बस दोस्त के साथ कहीं बिजनेस शुरू कर दिया. तो लोन 80 लाख क्यों नहीं लिया, 65 लाख क्यों लिया? क्योंकि सारा लोन इनकम प्रॉपर्टी कमाने में इस्तेमाल नहीं हुआ. अच्छा, एक और बात आज सुन लें. चाहे आप इंटरेस्ट बैंक को पूरे साल का दें, हमारे लॉ की नजर में माइनस सिर्फ उतने अरसे का होगा जितना अरसा आपने लैंड को किराए पे दिए रखा या बिल्डिंग को किराए पे दिए रखा. बिल्डिंग को किराए पे कब दिया? किराए पे. तो जब से आपने बिल्डिंग को किराए पे दिया तब से इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है. कटें जी. 65 लाख इंटू 12% इंटू 10/12. ये है इंटरेस्ट ऑन लोन. ये आपको माइनस करने की इजाजत होगी. कितना लोन लिया था? 80 लाख. उसमें से कितना लैंड खरीदने में इस्तेमाल हुआ? 65 लाख. उस पर कितना इंटरेस्ट दिया? दिया तो पूरा साल. बोले दिया तो पूरा, लेकिन माइनस कितना करेंगे? जितना अरसा किराए की इनकम कमाई. किराए की इनकम कितने महीने कमाई? सो इंटू 10/12 इंटू 10/12. वहां मैंने जरा खुला खुला करके नोट कर दिया था, इधर दोबारा नोट कर देता हूं. इंटरेस्ट ऑन लोन. कितना लोन बिजनेस में कितना लोन इनकम प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुआ, उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है, कितने महीने का? आज आप जवाब दे दें. 6,50,000. इसको मैं जवाब समझूं? चलें, अच्छा हो गया. इसको जवाब समझ लेते हैं. 6,50,000. 155. दिस इज योर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. बाकी जो सवाल रह गए मैं खुद करवाऊंगा. अब हम शुरू करते हैं अदर सोर्स का चैप्टर. पॉज करें. चलें जी, निकालें अदर सोर्स का चैप्टर. अभी इसके सोर्स सवाल करेंगे हम इंशाल्लाह. 2-3 सवाल किया करेंगे. नहीं, वो बताएगा सवाल.
चपतूर 11, चपतूर 11। अच्छा भाई, ये क्या सैलरी का चैप्टर है, क्या बिजनेस का चैप्टर है, क्या कैपिटल गेन का चैप्टर है, क्या अदर सोर्स का चैप्टर है, क्या प्रॉपर्टी का चैप्टर। प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्या जाएगा, रेंट वगैरह। प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्या जाएगा, रेंट वगैरह, लैंड बिल्डिंग का रेंट वगैरह। बिजनेस के चैप्टर में क्या जाएगा, आपने कोई कारोबार बिजनेस शुरू किया हुआ। सैलरी के चैप्टर में क्या जाएगा, आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, सैलरी। कैपिटल गेन के चैप्टर में क्या जाएगा, आपने शेयर्स वगैरह खरीद कर बेचे। अदर सोर्स के चैप्टर में जाएगा जो कहीं नहीं जाएगा, यानी घर का किराया प्रॉपर्टी में चला गया, दुकान चलाना बिजनेस में चला गया, शेयर बेचना कैपिटल गेन में चला गया, नौकरी करना सैलरी में चला गया, तो जो कहीं नहीं गया income of every kind received by a person in a year if it is not included in, अगर ये किसी और हेड में नहीं गई और अगर ये एग्जाम्प्ट है तो फिर भी यहां नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम भी तो यहां नहीं आएगी ना, वो तो माफ है। shall be chargeable under that income from, तो अदर सोर्स की क्या छोटी सी डेफिनेशन है, इनकम ऑफ एवरी काइंड इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड। अगर ये इनकम किसी और हेड में नहीं गई तो कहां चली जाया करेगी, अगर कोई इनकम किसी और हेड में नहीं गई तो कहां चली जाया करेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आएगा, डब्बे डुब्बे ना पढ़ा करें, जो डब्बा में टिक कर रहा हूं बस वो पढ़ा करें। डिविडेंड, डिविडेंड कहां गया था, फाइनल टैक्स रेजिम। डिविडेंड कहां गया था, अच्छा डिविडेंड क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के क्या खरीदते हैं, शेयर्स, और अपने पास रखी रखते हैं, तो फिर कंपनी हर साल के एंड पे आपको क्या देती है, डिविडेंड, या साल में दो दो दफा भी आपको दे देती है डिविडेंड। तो डिविडेंड ये होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और वो कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में से आपको कुछ बांट रही है। पाकिस्तान से भी आप कमा सकते हैं, जिसे हम कहेंगे पाकिस्तान सोर्स, और ऐसा भी हो सकता है आपने बाहर के मुल्क की कंपनी के शेयर खरीदे हो, तो डिविडेंड पाकिस्तान सोर्स भी हो सकता है और डिविडेंड फॉरेन सोर्स भी हो सकता है। अगर डिविडेंड पाकिस्तान सोर्स है तो ये जाएगा और इस पे रेट लगेगा 15%। लेकिन अगर बाहर के मुल्क से आपने कमाया है तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा, और किस चैप्टर में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स। तो अभी तक वो जो डिविडेंड पे हम 15% लगा रहे थे, वो किस डिविडेंड पे 15% लगा रहे थे, जो पाकिस्तान की कंपनी के शेयर खरीद के डिविडेंड मिला। और अगर बाहर के मुल्क की कंपनी के शेयर खरीद के डिविडेंड मिला तो वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम, क्योंकि बाहर की कंपनी तो 10% टैक्स भी नहीं काटेगी ना, उनके अपने रूल होंगे। तो कब डिविडेंड नॉर्मल रिजीम में जाएगा, जब बाहर के मुल्क से मिले, और अगर पाकिस्तान से मिले फाइनल टैक्स रिजीम। बहरहाल पढ़ते रहे, इसकी तो डिटेल में न्यूमेरिकल्स भी होने हैं, रिवीजन भी होनी है। क्लियर, आना होता है, रोजाना आना होता है, रोजाना आना होता है, मैं समझा शायद आना होता है कभी कभी। डिविडेंड, डिविडेंड में कुछ लोग पता नहीं एंड पे क्यों टी डालते हैं, डिवी को डेंट डाल देते हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 5 एज फाइनल टैक्स रेजिम। पाकिस्तान सोर्स इनकम तो ऑलरेडी चैप्टर 4 में हमने पढ़ लिया था, फाइनल टैक्स रेजिम में। However, if the dividend received is foreign source income, it is chargeable under the head income from other source. ये फिर फाइनल टैक्स रेजिम नहीं है, ये बनेगा नॉर्मल टैक्स रेजिम। रॉयल्टी, ऑथर ने बुक लिखी थी, ऑथर को बुक लिखने के पर रॉयल्टी मिली थी। रॉयल्टी ये होती है कि आपने अपना नाम या अपनी किताब किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी और उस पब्लिशर ने फिर आपको रॉयल्टी दी, तो रॉयल्टी भी कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रॉयल्टी
की डेफिनेशन लिखें, चैप्टर 5 में होगी, चैप्टर 5 में इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। रॉयल्टी सिर्फ ये नहीं आपने किसी को अपनी किताब छापने की इजाज़त दे दी, रॉयल्टी में ये भी होगा कि आप किसी को अपने टीवी के ऊपर कोई चीज़ चल रही है वो आप उसको अपने टीवी पे चलाने की इजाज़त दे दें। आपने अपने रेडियो चैनल पे चलाई, किसी ने इजाज़त मांग के आपसे, उसने अपने रेडियो चैनल पे भी चला दी, तो इसके लिए जो पैसे दिए जाएंगे इसे कहते हैं रॉयल्टी। बहरहाल रॉयल्टी की डेफिनेशन हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। रॉयल्टी होता है अगले को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त देना। इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट से क्या मुराद है? डेट मुराद उधार, प्रॉफिट मींस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। एक्सपेंस की तो बात नहीं होगी ना, क्योंकि एक्सपेंस तो अलग है, ये तो चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यानी इनकम्स क्या है, इनकम्स की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट इनकम भी कहाँ जाया करेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी? 7B में, वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। अंजुम ने 28 मिलियन अपना टैक्स पे किया 2016 का, बाद में उसे पता चला कि उसने ज्यादा पेमेंट कर दिया 8 मिलियन। टोटल कितना पे किया है? इसमें ज्यादा कितना पे कर दिया है? 8। कितना सही पे किया है? Therefore he filed a refund application। उसने एफबीआर को कहा, एफबीआर वालों, अल्लाह वालों, खुदा के लिए मुझे 8 मिलियन मेरा वापस कर दो, मैंने गलती से पे कर। तो उसने रिफंड मांगा। हंसते हैं बड़ों भाई, जरा बंदे बुलाओ भाई से। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज एग्रीड टू मेक द रिफंड। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा हम तेरे भाई हैं, तुझे वापस करेगा 8 मिलियन, तो परेशान ना हो, वर्ष रिफंड वाज डिलेड। लेकिन वो रोता ही रहा, उन्होंने रिफंड को डिले कर दिया। कर देते हैं वापस, ओ भाई कर देते हैं, पाकिस्तान में ही है ना, तू किधर जा रहा है, कर देंगे वापस। एंड नतीजा तन, और जब अंजुम ने अपना तन मन धन लुटा दिया तो अंजुम को 84 लाख रुपया वापस मिला। मांगा कितना था वापस? लेकिन गवर्नमेंट ने लेट पेमेंट की वजह से कितना दिया? ये जो 0.4 मिला है, ये अंजुम के लिए खुशी है और गवर्नमेंट के लिए गम नहीं, गम। गवर्नमेंट के लिए क्या है? गम। और अंजुम के लिए असल में लेट पेमेंट किया ना, तो लेट पेमेंट पे सॉर्ट ऑफ सरचार्ज या इंटरेस्ट पे किया गवर्नमेंट ने। ये 0.4 मिलियन, this 0.4 million is a delayed refund or it is an additional payment on delayed refund? अंडा नहीं है ये, it is an additional payment on delayed refund। येलो और स्काई ब्लू को मिलाएं तो क्या बनता है? ओह, और ग्रीन और रेड को भाई कह रहे हैं मिलाएं, ग्रीन और रेड। बड़ा नीचे गई, काला। और जी, और पिंक को हाँ, पिंक को भाई किसके साथ मिलाना है? ब्लू के साथ। ब्लू ये वाला चलेगा, ब्लू नीचे वाला, उसने तो उसी ने डोमिनेट हो जाना है, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, लाइट ब्लू, रेशमी। अच्छा, पीले को पिंक के साथ मिलाएं। ठीक है, शुक्रिया। इस तरह का काम करा लो जितनी मर्जी। अच्छा, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। तो एडिशनल पेमेंट ऑन, इतनी इंटरेस्ट से क्यों समझ रहे थे ये चीजें? तुम्हें समझे थे नया चैप्टर आया, ऐसे मैं करा। अच्छा, the tax authorities agreed to make the refund। टैक्स अथॉरिटीज ने रिफंड कर दिया। However, the रिफंड करने का वादा कर लिया। However, the refund delayed and consequently अंजुम received 8.4। इसमें 0.4 क्या है? तो एडिशनल पेमेंट अदर सोर्स में जाएगी। सिर्फ कितना अदर सोर्स में जाएगा? 0.4। तो हमारा जवाब क्या है? 0.4 लिख लें हमारी इनकम फ्रॉम, या पूरा 8,
और बाकी 8 तो उसके जो घर से पैसे उसने ज्यादा दे दिए थे वो वापस मिले हैं ना, बाकी 8 तो उसको अपना अपना ही पैसा वापस मिला है। उसने कितना जमा कराया था टैक्स? 28 में से कितना वापस मांगा? 8 उसको वापस मिल गया और 0.4 एक्स्ट्रा मिला। ये 0.4 इसके कमाना बिजनेस है ये नहीं, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस 0.4 का अजीब सा नाम बताएं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। अच्छा जी, ग्राउंड रेंट। वही वाली एग्जांपल जो उस दिन की थी। ये वसीम अकरम की क्या है? वसीम अकरम की लैंड है। शाहिद अफरीदी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन दैट लैंड। शाहिद अफरीदी ने कहा मैं इस पे घर बनाऊंगा। ठीक है जी, अजीब है भाई। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं इस पे घर बनाऊंगा, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। तो ये घर किसके? जैसे आप किसी में बर्तन मेरा सालन तेरा। तो लैंड किसकी? वसीम अकरम की। और बिल्डिंग मिस्टर वसीम अकरम एज अ पीस ऑफ लैंड। लोगों के पास पीस ऑफ पिज्जा होता है, इनके पास पीस ऑफ लैंड है। एज अ पीस ऑफ लैंड, एज अ पीस ऑफ लैंड, शाहिद अफरीदी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन दैट लैंड, and finally he constructed his own house on Wasim's land. तो उसने वसीम, what is this? We are in class, try to be professional. अच्छा, तो शाहिद अफरीदी ने उसकी के ऊपर घर बना लिया है। ना होगी बात आप लोगों की आपस में भाई, इन दोनों से पूछ लें क्या बात होगी बात। चलें आप सीए। नाउ शाहिद अफरीदी विल पे वसीम अकरम द ग्राउंड का रेंट या लैंड का रेंट। शाहिद अफरीदी को वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी क्या करेगा? वसीम अकरम को ग्राउंड का रेंट पे करेगा 30,000। शायद लेटर ऑन रेंटेड आउट द हाउस टू सरासिफ, वो छोड़े, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो उधर भी किया था। नाउ 30,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर वसीम अकरम। अब एक बड़ा ही बारीक सा फर्क है, हमें मोटे मोटे फर्क समझ नहीं आते, अच्छा, अब बड़ा ही बारीक सा फर्क है। बारीक सा फर्क ये है कि अगर आप खाली लैंड को फील कराऊं, कर रहे हैं ना फील। अगर आप खाली लैंड को, खाली लैंड वो होती है जिसपे आप जो है वो खड़े होकर आसमान की तरफ देखें तो टोपी पीछे गिर जाए, तो वो लैंड वो होती है जिससे छत, जिससे आसमान नजर आए, इसे कहते हैं खाली लैंड। खाली लैंड बोलें क्या होती है? खिड़की से मुंह नहीं निकालना बाहर, वो मतलब लैंड पे खड़े हो, फील करें ना, ये लैंड पे खड़े हो और ऊपर देखें तो क्या हो? आसमान हो। तो इसे क्या कहते हैं? खाली लैंड। अच्छा, खाली लैंड अगर आपने किराए पे दे दी तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने खाली लैंड पे किसी को तामीर की इजाजत दे दी, खाली लैंड पे आपने किसी को, तो अब ये जो खाली लैंड नहीं रही, ये भरी हुई लैंड है, ये खाली रही या भर गई? असल में अब आप सिर्फ ग्राउंड का रेंट ले रहे हैं, चीजें देखिए पीजे की डो, ये अब आप सिर्फ किसका ले रहे हैं? ग्राउंड का रेंट ले रहे हैं। तो इसको लॉ मेकर ने उठा के डाल दिया अदर सोर्स में। ये बड़ी अजीब सी, ये बारीक सी बात है, बारीक से लोगों से दोबारा कर लेते हैं, मोटे नहीं देखेंगे, बारीक से लोगों से। खाली नहीं बोले, ट्राई करें खाली। खाली लैंड अगर किराए पे दे दिया आपने तो ये आपकी इनकम फ्रॉम, जो किराया आ रहा है आपकी इनकम फ्रॉम, उसी खाली लैंड के साथ एक और खाली लैंड पड़ी हुई थी,
लेकिन उस पे आपने किसी को घर बनाने की इजाजत दे दी और उसने बना भी लिया, अब वो लैंड का किराया दे रहे हैं या सॉर्ट ऑफ ग्राउंड का दे रहा है? अब वो जिसने आपको लैंड दी है वो ले तो लैंड का रेंट रहा है आपसे, लेकिन इसको हमारा सिलेबस कहता है कि कहां डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लिखें जरा उर्दू में, आती है मादरी जुबान लिखनी? ओके, भतीजा लिख के दिखाएं, सही लिख भतीजा ही नहीं लिखा जाता आधे लोगों से। भे की बनी भे, इसी तरह बोलते थे बचपन में। अच्छा, खाली लैंड के बारे में कुछ लिखवाना था? अच्छा करें, लिखें, तैयार हैं लिखने के लिए? चलिए ठीक है, लिखना ही शुरू करूं? चलिए लिख ले। मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर आपने लैंड किराए पे देकर अगले को तामीर की इजाजत दे दी, शुरू करें, पहला मिसरा शेर का लिखें। अगर आपने लैंड किराए पे देकर अगले को बिल्डिंग तामीर करने दी, अगर आपने लैंड किराए पर देकर अगले को बिल्डिंग तामीर करने दी, अब आप ग्राउंड का रेंट ले रहे हैं, इसको फिर अदर सोर्स के चैप्टर में डालेंगे। अब आप ग्राउंड का रेंट ले रहे हैं, इसको फिर अदर सोर्स के चैप्टर में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या बने भाई, खैरियत से हो? कहीं फलूदा तो नहीं बना दिया कॉन्सेप्ट्स का? टी वो मैसेज करा था, आप लोगों ने क्या फलूदा बनाना है? ये कुल्फी मिलती है इधर करीब से, फिरोजपुर रोड, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलो गर्मियों में चलेंगे किसी में, अब याद करा देना, जुलाई में तपती धूप में लाइन बना के। ओके, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि ग्राउंड रेंट भी तो लैंड ही किराए पे दी हुई है, तो मैं मान रहा हूँ लैंड को किराए पे देना हमने प्रॉपर्टी इनकम में डाला है, आज भी डाला था। वो जो इधर कैमरा उधर करो, आज भी लैंड को कहाँ डाला था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लेकिन उस पर हमने किसी को तामीर की इजाज़त नहीं दी थी, खाली लैंड किराए पे दी हुई थी। लेकिन अगर खाली लैंड किराए पे दे के अगले को तामीर की इजाज़त दे दें तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, ये जो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है ना, ये रेंट पे है, तो कॉलेज वालों ने खरीदी नहीं है। और चलिए अपने तक रखिएगा बात को। ये बिल्डिंग जो है ना, ये जावेद मियां दाद की है। ये किसकी है बिल्डिंग? हो सकता है अगर प्रिंसिपल रूम में किसी दिन आपको नजर आए तो समझ जाइएगा कि किराएदार किराया नहीं दे रहे। अच्छा, तो कॉलेज का क्या नाम है हमारे आजकल? अच्छा अच्छा अच्छा, जावेद मियां दाद इस बिल्डिंग का ऑनर है। यार जरा ये कैमरा बिल्डिंग दिखा दो, ऐसे ना कैमरा घुमाओ, बिल्डिंग दिखा दो जरा इनको, इधर से घुमाना शुरू करो। हाँ उधर से, इधर से। वो वाला एसी भी लो, पहले वाला, दूसरा भी दिखाओ, हमने लगाए हुए, दूसरा तीसरा भी दिखाओ, चौथा भी दिखाओ, चौथा पांचवा भी दिखाओ, हमने लगाए हुए एसी। छठे वाला भी लगाओ, छठे वाला भी दिखाओ। नहीं छठे वाला रह गया, नहीं इतना नहीं मुड़ेगा, लगाए दिखाएं छठे वाला एसी, छठे वाला एसी। तो पांचवें तक ठीक, गुजारा चला दें। खिड़कियां दिखाएं, अपनी आखिरी वाली खिड़की दिखाएं इनको बच्चों को। इस बिल्डिंग की बात कर रहे थे हम, किस बिल्डिंग की बात कर रहे थे? इस बिल्डिंग की बात कर रहे थे। ये बिल्डिंग किसकी है? जावेद मियां दाद, ऐसा मियां जिसकी मियां दाद, जावेद मियां दाद। तो जावेद मियां दाद हो गया बिल्डिंग का ऑनर, और हमारे कॉलेज वाले हो गए इस बिल्डिंग के
किराएदार। तो ओनर कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम, क्योंकि उसने तो अपनी लैंड में बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। लेकिन अगर हमारे कॉलेज वाले किप्स वालों को कहें कि भाईजान रात को इधर कोई क्लास, शाम को इधर कोई क्लास नहीं होती, तो आप आके इधर क्लासें ले लें, तो किप्स वाले फिर अब जो हमें किराया देंगे तो मालिक के मकान को किराया देंगे या हम किराएदार को? उसे मुझे पता जावेद मियां से इसकी इजाजत की जरूरत होगी, वो अलग बात है। जावेद मियां से इजाजत लेके हम इसको आगे किराए पे दे देंगे, तो किप्स कॉलेज वाले क्या बन जाएंगे? लेकिन जो मुझे किराया आ रहा होगा, मुझे बीइंग एन ओनर किराया आ रहा होगा बिल्डिंग का, या बीइंग ए किराएदार, तो मालिक के मकान अगर किराया रिसीव करे तो उसकी इनकम फ्रॉम, किराएदार का लेवल चेक करें, किराएदार ने आगे किराए पे दे दिया। आपने मोटरसाइकिल दोस्त से किराए पे लिया, आगे और कोई बंदा चला रहा था, तो किराएदार ने आगे किराए पे दे दिया। तो अब किराएदार बीइंग ए ओनर किराया ले रहा है या बीइंग ए किराएदार किराया ले रहा है? अब ये इसकी इनकम प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी इनकम फ्रॉम, नोट कर लें साइड पे। ओके, च्यों, दरवाजा इस तरह क्यों खुलता है? ऑयल डालो। च्यों, अजीब क्लासें हो रही हैं, सीए करने आए हैं। ये बच्चा सीए का एडमिशन लेने आता है, उसे क्या बताया जाता है कितने अरसे में पीआरसी और कैफ हो जाएगा? 6 नहीं, पीआरसी और कैफ सारा मिला के 2 साल में। चलो, आपका क्या प्रोग्राम है, कितने अरसे में करना है? 1.5 साल में, ठीक है। सही बताते हैं ना एडमिशन ऑफिस वाले, 2 साल में हो जाता है ना पीआरसी और कैफ। चलें आगे, साथ साथ पढ़ना था इस सेशन में। चलें, अब जो हो गया वो हो गया, क्या उसका काम जो हो गया, अभी आगे से कवर करें सारा। ठीक है जी, मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा? भाई बड़ों की बात पे हाँ कर दिया करो, कभी कोई गलत बात नहीं कर रहे थे हम। अच्छा ठीक है जी, तो ये मालिक के मकान की क्या होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन कॉलेज वाले अगर आगे किराए पे दे दें, हमने हमने लीज की है या सब लीज की है? रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। आवर कॉलेज रेंटेड आउट रेंटेड बिल्डिंग सॉरी, सही तरीके से ऐसा करें भाई। आवर कॉलेज रेंटेड आउट द रेंटेड बिल्डिंग, किराए पे ली हुई चीज को आगे किराए पे दे दिया। ओके, मुझे सुना है तुमने निकाल दिया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर से, या मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर ने हौसला दिया कि मेरे पास आ जाओ। इनकम फ्रॉम लीज टुगेदर विद प्लांट एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर ने कहा निकल जाए इधर से। अदर सोर्स ने कहा आ जा। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, अगर बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें, जो किस सेट में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आगे चलें। अबे अंजुम, तुझे कहां से निकाला है? तुझे भी वहीं से निकाला है जहां हमें से निकाला था। हाँ, हम दोनों ही निकले हुए हैं। चलो आ जाओ फिर इधर। इस चैप्टर ने कहा मरहबा मरहबा, अगर तुम्हें कोई निकाल दे तो हमारे पास आ जाना अंजुम। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम provision of amenities, utilities or any other connected service along with the building। ये तो हमने पढ़ा था, अगर बिल्डिंग को किराए पे देंगे और उसके साथ कोई वाईफाई की सहूलत दे देंगे, खाने पीने की सहूलत दे देंगे, एक्स्ट्रा मैट्रेस की सहूलत दे देंगे, यूटिलिटी की सहूलत दे देंगे, सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत दे देंगे, चपेड़ों की सहूलत दे देंगे, मालिश कराने की सहूलत दे देंगे, वो सारा कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड पे हाथ रख लिया करो, शुरू में ना भी हो तो। अच्छा,
तो ये कहां जाएगा इनकम फ्रॉम? ये दोनों भूले भटके कहां से भूले भटके थे और पहुंच के यहां आ गए हैं? अच्छा, प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकले थे और चलते 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 कहां आके टपके हैं? आसमान से गिरा खजूर में अटका, अनानास में अटका। चेंज करें मुहावरों को, ऐसा ऐसा जिंदगी बदल रही है दुनिया। एनओटी और पेंशन। अच्छा, एनओटी और पेंशन, पेंशन ही होती है जब रिटायरमेंट के बाद मिलती है। जो बंदा नौकरी करता रहे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उसे रिटायरमेंट के बाद क्या देती है? पेंशन नहीं, पेंशन। गवर्नमेंट उसे रिटायरमेंट के बाद क्या देती है? पेंशन। ये पेंशन असल में तो जाएगी सैलरी के चैप्टर में, क्योंकि ये मिलती है पुराने एम्प्लॉयर से। लेकिन अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर ये पेंशन बैंक्स वगैरह दे दें तो फिर ये चली जाया करेगी इनकम फ्रॉम। वैसे पेंशन तो आमतौर पे एम्प्लॉय को मिलती है अपने एम्प्लॉयर से, और इसको हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? आपको पता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं उनको फिर पेंशन मिलती है, यानी रिटायर होने के बाद भी तनख्वाह मिलती जाती है। सुना है ना, जिंदा हाथी लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। नहीं, मुहावरा नहीं सुना? किस इलाके में रहते हैं आप लोग? बड़े कोई हाईफाई इलाके में रहते हैं जहां को देसी लोग नहीं है, मुहावरे भी नहीं चलते। अच्छा, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेंशन दे रहा है तो ये कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम। लेकिन कभी कभी पेंशन स्कीम्स आर नॉट नेसेसरीली ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर पेंशन आपको मिली है एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से तो वो फिर जाएगी इनकम फ्रॉम। ओके। इसी तरह कोई प्राइज बॉन्ड आपने जीत लिया, कोई रेफरल गेम्स वगैरह होती हैं, लॉटरी प्राइजेस ऑन विनिंग अ क्विज कोई जीत लिया, या कई दफा कंपनीज आपको पता है प्राइज ऑफर कर रही होती हैं कि अपनी सेल प्रमोट करें, या क्रॉसवर्ड पजल भी एक गेम है। तो अगर यहां से आपने ये प्राइज वगैरह जीते तो ये सारे भी कहां जाया करेंगे? बोले शुक्र है भाईजान तुसी अगले सफे ते आ गए हो, ते 2 पॉइंट पढ़ लेने अगले सफे दे। ठीक है जी, चलें साथ वाले को एक स्माइल पेश करें 32 दांत दिखाते हुए, 32 तोपों की सलामी दें उसको। ले जाएं आप साथ वाले को, कहाँ लेके जाएंगे? नहर वाले पुल पे ले जाएं, ले जाएं। आका टेस्ट भी इंशाल्लाह रखेंगे हफ्ते के एंड पे, उसका भी आपको बता देंगे। अल्लाह।